नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज जिसमें आज हम देखने वाले हैं प्रधानमंत्री की क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, उनके पावर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं। इन सब के बारे में आज के लेक्चर में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। प्रधानमंत्री से संबंधित उनसे रिलेटेड क्या क्या आर्टिकल्स हैं, संविधान में क्या क्या प्रावधान है ना, और किस प्रकार से उनका चुनाव होता है, नियुक्ति होती है, इसके बारे में हम एक लेक्चर में ऑलरेडी जानकारी हासिल कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो आप पहले जाइए और वो लेक्चर देखिए ताकि आप एक कंटिन्यूटी फील कर पाओगे। पहला क्वेश्चन आपके मन में होगा कि सर हिंदी स्लाइड्स आ गई, इंग्लिश वाली कहाँ गई? तो देखो, इंग्लिश वाली स्लाइड जो है वो उसमें फीडबैक अच्छा आ नहीं रहा था, और वैसे भी हमने शुरुआत करी थी तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए की थी, तो फीडबैक थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा था, इसलिए हमने वापस अपने हिंदी मीडियम में ही आ गए हैं। पूरी तरीके से हिंदी मीडियम में, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो देखो वैसे भी हर जगह मिल जाता है। हम पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम में अपना अब ये रखेंगे सारी स्लाइड्स वगैरह। अगर कोई डिमांड आई तो हम इंग्लिश मीडियम वाली स्लाइड्स भी एक तरफ रख लेंगे, ठीक है। वैसे मैं समझा तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में ही दूंगा, अगर आप कोई बच्चा समझना चाहता हो कुछ टर्मिनोलॉजी तो ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आ जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के योग्य कौन है, यानी कि सीधा सीधा ये पूछा है कि योग्यता क्या होती है प्रधानमंत्री बनने की। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री बनने के लिए होना चाहिए भारत का नागरिक हो भाई। सबसे पहले तो भारत का नागरिक जो होगा वही तो बन पाएगा भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है। और भारत में नागरिक कैसे बन सकते हैं, नागरिकता कितने प्रकार की हो सकती है, कैसे कैसे हासिल की जाती है, ऐसा इस पर मैं ऑलरेडी लेक्चर पढ़ा ही चुका हूँ। तो आप जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर नागरिकता वाला लेक्चर आप देख लीजिए, ठीक है। तो विदेशी कोई है, उसने भारतीय नागरिकता धारण कर ली, तो वो भी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। किसका सदस्य? लोकसभा का, माफ कीजिएगा, हाँ यहाँ पर लोकसभा का सदस्य नहीं, वो तो राष्ट्रपति के मामले में था, ठीक है साहब, ये एक होगी। फिर उसे या तो अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष की एज होनी चाहिए, और अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो उसे 30 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। तो देखो अपने यहाँ क्या है, लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री। मगर हम देखें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री वहां के निचले सदन का सदस्य ही होना चाहिए। तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसका ही सदस्य होना चाहिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को। मगर भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, ये आपको बात याद रखनी है भाई। ये तो ऑलरेडी है कि राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसे कितने वर्ष का होना चाहिए? 30 वर्ष का, और लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसे 25 वर्ष का होना जरूरी है, ठीक है। ये इसमें हमने देख लिया कि बस इतने ही क्वालिफिकेशन है प्रधानमंत्री बनने के लिए। कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, आप कितने पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे हो इससे कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं रह जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य क्या क्या होते हैं। तो पहला हम देखें, जो अपना प्रधानमंत्री है वहां पर अनेक प्रकार की उनके पास जिम्मेदारियां होते हैं। सबसे पहले तो वो देश के नेता होते हैं। किसके? पूरे देश के ही नेता होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री जो है भारत सरकार का प्रमुख होता है, और इस आधार पर वो पूरे देश का ही नेता होता है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं तो कहते हैं ना, मैं भारत के 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ, या आप ये खुशी महसूस करता हूँ, ये बहुत बात करते हैं। इसका मतलब वो पूरे देश के ही नेता हैं, पूरे देश के लीडर होते हैं। फिर क्या करते हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी विभागों का आवंटन करते हैं। क्या करते हैं? विभागों का आवंटन करते हैं। पोर्टफोलियो, क्या करते हैं? पोर्टफोलियो जो है ये किया जाता है। और पोर्टफोलियो की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी पोर्टफोलियो? कौन से एक्ट के माध्यम से हुई थी? तो जो एक्ट वाला अपना चैप्टर है उसमें जाके देखना, अगर आपको ये नहीं पता तो ये पता होना आपको जरूरी है। एक्ट का एक चैप्टर मैंने ऑलरेडी बना के डाल रखा है पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में, सारे एक्ट्स मैंने समझाए हैं उसमें, है ना। 1773 से लेकर 1935 या 1947 तक के अधिनियम तक मैंने उसमें समझा रखे हैं। तो आप वो जाइए और ये पोर्टफोलियो आप देखें। मैं इतना हिंट आपको दे सकता हूँ कि जो है ये 1857 की क्रांति के बाद में जो अधिनियम आया था उसमें ऐसा किया गया था, ठीक है। तो देखना सबसे इमीडिएट अधिनियम बाद में कौन सा आता है। अब 1758 वाला तो बिल्कुल मत लगा दीजिएगा। तो सर 1762 वाले तो बच गया, हाँ तो इसी में आया था, चलो बता ही दिया, है ना। तो विभागों का आवंटन करते हैं प्रधानमंत्री ही करते हैं। सर एक लेक्चर में तो आपने बोला था कि राष्ट्रपति जी करते, करते राष्ट्रपति जी हैं, मगर किसकी सलाह पर करते हैं? प्रधानमंत्री जी की सलाह पर ही करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी कह दें कि प्रधानमंत्री जी को ये वाला मंत्रालय दिया जाए, फला मंत्री को ये वाला मंत्रालय दिया जाए, कह दें कि भैया गडकरी जी जो है गडकरी जी को दिया जाए सड़क मंत्रालय, राजनाथ सिंह जी को दे दिया जाए भाई रक्षा मंत्रालय, निर्मला सीतारमण जी को दे दिया जाए कि वित्त मंत्रालय। ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करते हैं प्रधानमंत्री जी। तो ये प्रधानमंत्री जी की शक्ति है और ये प्रधानमंत्री जी का कार्य है, ठीक है।
प्रधानमंत्री जी जो कैबिनेट होती है, मंत्रिमंडल के अध्यक्ष होते हैं, यानी मंत्रिमंडल की अगर बैठक होगी तो उस मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री जी ही उसकी अध्यक्षता करते हैं। और देखो, सदस्यों के बीच में कोई मतभेद हो जाता है तो फिर उस मतभेद को निपटाने की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री जी की होती है, और वापस निर्णयों को लागू करना किसकी जिम्मेदारी होती है? प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी होती है। फिर क्या है? देश का आधिकारिक प्रतिनिधि होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय जो भी अंतर्राष्ट्रीय बैठकें होती हैं उनमें देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर, आप तो कहते हैं राष्ट्रपति जी के मामले में राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जी बहुत कम मामलों में करते हैं, हालांकि काम सारे राष्ट्रपति जी के मामले नाम से किए जाते हैं, क्योंकि समस्त कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति जी के नाम से की जाएगी, अनुच्छेद में लिखा हुआ ना 52 में। ठीक है, तो यहां पर देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। देखा, कहीं पर भी सीओपी की बैठक है, कहीं मान लीजिए कि कोई भी बैठक हो रही है तो वहां पर जाएगा कौन? पीएम ही तो जाते हैं। वहां G20 की बैठक है, कौन जा रहा है? पीएम जा रहे हैं। तो आधिकारिक जो है प्रतिनिधि कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होते हैं। और राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी होते हैं प्रधानमंत्री। देखिए, यहां पर होते हैं राष्ट्रपति जी, यहां पर राष्ट्रपति जी हैं, और यहां पर है मंत्रिमंडल, कैबिनेट, या हम इसे कहेंगे मंत्रिपरिषद, है ना। इन दोनों के बीच में एक कड़ी होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी जो है वो कैबिनेट की बात राष्ट्रपति जी तक पहुंचाते हैं, और राष्ट्रपति जी की बात जो है वो कैबिनेट तक पहुंचाते हैं। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी होते हैं, है ना। तो जो भी मंत्रिमंडल निर्णय लेता है, जो कैबिनेट निर्णय लेती है, उस सारे निर्णयों को राष्ट्रपति जी किसको बताते हैं? माफ कीजिएगा, ये मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों को प्रधानमंत्री जी किसको बताते हैं? प्रधानमंत्री जी बताते हैं राष्ट्रपति जी को सारे निर्णयों के बारे में जानकारी देते हैं। और अनुच्छेद कौन से में? तो अनुच्छेद 78 में जो है इस प्रकार की बात लिखी गई है कि सारे जितने भी मामले हैं जिन पर मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय लिया हो, तो वो सारे निर्णयों की जानकारी कौन देंगे? राष्ट्रपति जी को प्रधानमंत्री देंगे। और प्रधानमंत्री कोई और सलाह लेना चाहते हैं, कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं मंत्रिमंडल पर किसी मामले से संबंधित, तो वो भी जानकारी जो है प्रधानमंत्री के थ्रू ही जाती है राष्ट्रपति जी के पास में। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री जी कुछ विभागों के प्रमुख भी होते हैं। किसके? तो परमाणु कमान प्राधिकरण जो होता है ना, एटॉमिक कमांड अथॉरिटी, न्यूक्लियर कमांड, माफ कीजिएगा, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जिसमें क्या होता है? सैन्य एक ये ब्रांच है, तो यहाँ इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री ही करते हैं, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की। नीति आयोग होते हैं, नीति आयोग होता है ना, उस नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? प्रधानमंत्री जी। मंत्रिमंडल की जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, नियुक्ति समिति, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी। जो मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण समितियां, उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। फिर यहाँ पर जो ऊर्जा विभाग है, एटॉमिक डिपार्टमेंट है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी करते हैं। जो कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, डीओपीटी, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। तो इतने सारे काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। फिर क्या होता है? प्रधानमंत्री जी मुख्य सलाहकार होते हैं। किसके? राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करते हैं प्रधानमंत्री जी। कोई भी सलाह लेनी हो राष्ट्रपति जी को तो वो किससे लेते हैं? प्रधानमंत्री से लेते हैं। वैसे भी तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है वो तो जो भी कार्य करेंगे वो एड और एडवाइस पर करेंगे, नहीं सलाह पर करेंगे। किसकी? मंत्रिपरिषद की। और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, फिर भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में संबंधों की बात आ जाती है। कौन से संबंध आ जाते हैं? तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में जो भी संबंध है वो अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 75 में और अनुच्छेद 78 में डिस्कस किए गए हैं। तो एक एक करके इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है अनुच्छेद 74। तो अनुच्छेद 74 में क्या लिखा गया है? 74 में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और उस मंत्रिपरिषद के मुखिया कौन होंगे? प्रधानमंत्री। क्या? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसके मुखिया कौन होंगे? पीएम होंगे। ये बात लिखी है अनुच्छेद 74 में। देखो, और ये सलाह वाली बात कहां से आती है? तो आर्टिकल 53 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति, समस्त कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से यह वाला काम करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएंगे? अधीनस्थों वाला काम। तो अधीनस्थ कौन होंगे? प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद, और इन मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेंगे। तो अनुच्छेद कहाँ पर दिया गया? 74 में दिया गया। फिर अनुच्छेद 75 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। क्या?
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति करेंगे। यानी कि मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किसमें लिखा है? अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है। ये आपको याद रख लेना है कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति करी जाएगी राष्ट्रपति जी के द्वारा करी जाती है। इसका मतलब क्या होगा कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। किसके प्रति उत्तरदायी हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। ठीक है, यहाँ पर मंत्रीगण राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही पद पर बने रहते हैं, तभी तो उसके प्रति उत्तरदायी है, तभी तो है ना। राष्ट्रपति की जब तक इच्छा है तब तक वो बने रहते हैं, और जब इच्छा समाप्त तो वो भी समाप्त। जब तक प्रसाद देते हैं राष्ट्रपति तब तक वो पद पर बने रहते हैं, नहीं तो समाप्त। पर इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति जब चाहे तब वो किसी को हटा सकते हैं। राष्ट्रपति सिर्फ पीएम की सलाह पर ही ऐसा कर सकते हैं। एक अनूठा, एक पेक्यूलियर मामला आया कहाँ पर? तमिलनाडु में, कि वहाँ के राज्यपाल ने वहाँ के एक मंत्री को निरस्त कर दिया, हटा दिया, परंतु वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने तो ऐसी कोई सलाह दी ही नहीं थी, है ना। तो ऐसा किया ही नहीं जा सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, कोर्ट ने फिर बोल दिया कि नहीं भाई साहब, आप ये जो बोल रहे हैं वो संवैधानिक रूप से सही नहीं है, असंवैधानिक है ना। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो उत्तरदायित्व की बात जो है वो कहाँ आती है? अनुच्छेद 75 में आती है। इसमें एक है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। क्या? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किनके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। और एक यहां पर चर्चा आ जाती है सामूहिक उत्तरदायित्व की। किसकी? एक यहां पर चर्चा आ जाती है सामूहिक उत्तरदायित्व की। और सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति? सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति। देखो, किसी ऑप्शन में अगर आपको देखो कि सामूहिक उत्तरदायित्व संसद के प्रति, तो वो उत्तर सही मान लेना। और किसी में ऑप्शन दे रखा हो लोकसभा के प्रति, तो वो उत्तर मान लेना। किसी में संसद और लोकसभा दोनों दे रखा हो तो आप किसे सही मानोगे? लोकसभा को सही मानोगे, क्योंकि संसद में तो राज्यसभा भी आ जाती है, तो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। फिर आ जाता है एक अनुच्छेद 78। कौन सा? अनुच्छेद 78 आ जाता है। इस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है भाई साहब? तो अनुच्छेद 78 क्या कहता है? अनुच्छेद 78 कहता है राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री से ये सूचना मांग सकते हैं कि कैबिनेट ने किसी मामले पर क्या निर्णय लिया है। यानी कैबिनेट के द्वारा कोई निर्णय लिया गया हो तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति जी को देना जरूरी है प्रधानमंत्री के द्वारा। और मान लीजिए प्रधानमंत्री ने कोई जानकारी दी नहीं, मगर राष्ट्रपति जी को यह लग रहा है कि कैबिनेट ने इस मामले पर कोई निर्णय लिया है या नहीं लिया है, मैं जानना चाहता हूं, तो राष्ट्रपति जी जो है वो प्रधानमंत्री के थ्रू जो है कैबिनेट के निर्णय के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ये बताया गया है अनुच्छेद 78 में। तो ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में इस प्रकार से संबंध होते हैं। तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी प्रावधान थे वो हमने इस लेक्चर में देख लिए हैं, और प्रधानमंत्री से रिलेटेड सारे प्रावधान अब समाप्त हो गए हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद जो है उससे रिलेटेड संविधान में क्या प्रावधान है। तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं हम यहीं समाप्त। और इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है? लाइक करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और आपको कोई भाई बंधु दोस्त मित्र सका हो तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।